शुरू करते हैं आज की किताब द $100 स्टार्टअप से, जिसे लिखा है क्रिस गिलेबू ने। तो सबसे पहली बात मुझे ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए। सोचिए कि आप एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जहां आप जो मन आए वो करें, जो आपको पसंद हो वो करें, और उसके लिए आपको पे भी किया जा रहा है। जरा इमेजिन कीजिए कि आपको किताबों से प्यार है और आप किसी बुक पर काम कर रहे हैं, या फिर उस प्रोजेक्ट पर जिस पर आप हमेशा से काम करना चाहते थे। दूसरों के लिए काम करने और उन्हें खूब सारा प्रॉफिट देने के बजाय आप अपने लिए, अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। कैसा लगता है सुनकर? परफेक्ट ना? अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो ये किताब बिल्कुल आप ही के लिए लिखी गई है। हालांकि इस किताब में आपको ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं मिलने वाला है जो आपको फटाफट पैसा कमाने का बहुत इजी तरीका बताए, क्योंकि ऐसा कोई तरीका होता ही नहीं है। और आप भी अगर ऐसा कोई तरीका ढूंढ रहे हैं तो प्लीज ये किताब बिल्कुल मत पढ़िएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि वाकई में शॉर्टकट तो नहीं होता है, लेकिन हाँ, क्या तरीका होता है वो जानना बहुत जरूरी है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में है कि भाई मेरे पास तो कोई स्किल ही नहीं है, मतलब मैं भला पैसे कैसे कमा सकता हूँ। सच कहूं तो कमा भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है तो आप लाइफ में कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे। लेकिन बात यह है कि आप कमा लेते हैं, बल्कि हर कोई कमाता है, क्योंकि हर कोई इस दुनिया में किसी न किसी हुनर के साथ जरूर पैदा हुआ है। लेकिन आपकी प्रॉब्लम ना इतनी सी है कि आपको ये पता ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पर ये आपको बताते हैं कि कैसे इसे ढूंढा जाए। तो एक दिन होता ऐसा ही कि माइकल ना सूट पहन करके तैयार होकर ऑफिस के लिए निकले। जब पूरा दिन रोज की तरह नॉर्मल गुजर गया तो इवनिंग में उसके बॉस ने ना उसे अपने ऑफिस में बुलाया। उसने माइकल को कहा कि इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से उसे काम से हटाया जा रहा है। अब माइकल ये सुनकर के शॉक्ड रह गया। वो एकदम होपलेस हो गया। वो कैसे अपनी वाइफ और बच्चों को बताएगा कि उसकी जॉब नहीं रही। कुछ टाइम के बाद माइकल उस शॉक से बाहर निकला और उसने एक नई नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। हालांकि वो एक स्किल्ड पर्सन था, लेकिन उसके जैसे बाकी और भी थे। उसे कोई भी ढंग की जॉब नहीं मिल रही थी। तो एक दिन उसके एक फ्रेंड ने, जिसका फर्नीचर का स्टोर था, उसने उससे कहा कि उसके पास कुछ बेकार मैट्रेसेस पड़े हुए हैं जिनका कोई यूज नहीं है। तो उसने माइकल को ऑफर दिया कि वो ये मैट्रेसेस उससे खरीद ले और उन्हें बेच दे। हो सकता है कि ऐसा करने से शायद पैसे की कमाई हो जाए। तो माइकल ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, वो ये रिस्क लेगा। लेकिन सबसे पहले ना उसे एक जगह की जरूरत थी जहां वो मैट्रेसेस को रख सके। तो उसने रेंट पर एक जगह ली और अपना बिजनेस शुरू कर दिया। शुरू के टाइम में तो बिजनेस काफी अच्छा चला, लेकिन फिर उसे प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि क्लाइंट्स जब उससे पूछते कि भाई उन्हें किस टाइप का मैट्रेसेस खरीदना चाहिए तो वो कुछ जवाब ही नहीं दे पाता था, क्योंकि उसके पास कोई नॉलेज नहीं थी कि वो किस टाइप के मैट्रेसेस को बेच रहा है। तो अब उसने डिसाइड किया कि पहले वो इस बारे में सब कुछ सीखेगा। उसने एक बिजनेस प्लान भी बनाया कि वो एक ऐसा स्टोर खोलेगा जहां बाइसिकल से मैट्रेसेस की डिलीवरी की जाएगी, और जो कस्टमर अपनी बाइसिकल साथ लाएंगे उन्हें फ्री डिलीवरी दी जाएगी। ये मार्केटिंग का अच्छा तरीका था। उसे यूट्यूब वीडियो से कई सारे कस्टमर मिले जो कि बाइसिकल से मैट्रेसेस ले जाते हुए अपने वीडियोस बनाते थे, और इस तरीके से उसका बिजनेस चल पड़ा, जो उसके लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात थी। इसे माइक्रो बिजनेस बोलते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट कोई भी स्टार्टअप कॉस्ट नहीं लगती और मोस्ट ऑफ टाइम इसमें सक्सेस की गारंटी मिलती ही मिलती है। तो आगे हम जानते हैं कि 3 इंपॉर्टेंट लेसन्स जो आप इस किताब के बारे में लर्न करेंगे। सबसे पहला है कन्वर्जन्स। इसका सिंपली मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं कि अगर आप अपने पैशन को फॉलो करें तो आपको सक्सेस मिलेगी या कोई आपके प्रोडक्ट्स को खरीदेगा ही खरीदेगा। एज अ बिजनेसमैन आप सक्सेसफुल तभी होंगे जब आप अपनी उस हॉबी या पैशन पर काम करते हैं जो बाकी लोगों को पसंद है, या फिर यूं कहे कि जिस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है। इसीलिए सिर्फ गधों की तरह अपने पैशन पर ही काम ना कीजिए, बल्कि ये भी देख लीजिए कि क्या मार्केट आपको आपके पैशन के लिए पे भी करेगी या नहीं। इस बात पर जरूर ध्यान देना। दूसरा है स्किल ट्रांसफॉर्मेशन। किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास कोई खास स्किल हो ये जरूरी नहीं। अगर आपके पास कोई रिलेटेड स्किल है तो भी आपका काम चल जाएगा। अब जैसे कि टीचर्स टीचिंग में माहिर होते हैं, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन भी बहुत बढ़िया होती है। वो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अडॉप्ट हो सकते हैं, और साथ ही वो डिफरेंट इंटरेस्ट वाले ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोऑर्डिनेट और ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। तो आप ये रियलाइज करें कि आप में एक से ज्यादा स्किल्स है। केयरफुली सोच करके देखें, थोड़ा फोकस करके, कि ऐसी कौन सी स्किल्स है आपके पास जिसे आप दूसरी स्किल्स में ट्रांसफॉर्म कर सके, ताकि उस स्पेसिफिक स्किल से आप अपना माइक्रो बिजनेस शुरू कर पाए।
तो आप सोचिए इस बारे में, तब तक हम जानते हैं थर्ड लेसन के बारे में, जो है द मैजिक फॉर्मूला। हम 2 प्रीवियस लेसन्स को यूज करके एक इक्वेशन बना सकते हैं, एक ऐसा फॉर्मूला जो कि आपको सक्सेस दिलाएगा। पैशन या स्किल प्लस यूजफुलनेस इज इक्वल टू सक्सेस। जी हाँ, हैप्पीनेस को बॉक्स में बंद करके बेचने का तरीका। इमेजिन कीजिए कि आप एक रेस्टोरेंट में हैं और आपने एक प्लेट सालमन ऑर्डर की। तभी शेफ आपके पास आकर बोलता है कि सालमन बनाना थोड़ा ट्रिकी है, क्या आपने कभी इसे बनाया है? इससे पहले कि आप कुछ कहे, शेफ फिर से आकर बोलता है, मैं जाकर के ऑयल गरम करता हूँ, तब तक तुम जाकर के हाथ धोकर आओ और मुझे किचन में मिलो। अब ये बात कितनी वियर्ड लगती है ना? शायद ही आपके साथ कभी ना हुआ होगा, और होगा भी कैसे? कौन शेफ भला आपसे आपका ही खाना प्रिपेयर करने के लिए बोलता है, जब आप पैसे खर्च करके रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं और खाना भी खुद ही बनाना पड़े? तो इससे अच्छा आप घर पर बैठ करके ही ना खाना खा ले। आप इसीलिए रेस्टोरेंट में जाते हैं क्योंकि आप सर्विस और एटमॉस्फेयर के पैसे दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन सबका भला माइक्रो बिजनेस से क्या लेना देना है? मैं आपको बताती हूँ कि ज्यादातर ओनर्स कस्टमर से एक्सेप्ट करते हैं कि वो अपना खाना खुद तैयार करे। उन्हें लगता है कि कस्टमर को ये पसंद है। वो इस कहावत में विश्वास करते हैं कि आदमी को एक फिश दो तो वो उसे एक दिन में खाएगा, लेकिन उसे फिशिंग सिखाओ तो वो लाइफ टाइम फिश खाता रहेगा। लेकिन बात यह है कि ज्यादातर कस्टमर्स फिशिंग सीखना ही नहीं चाहते। हमें तो अपनी फिश प्लेट में ही परोसी हुई होनी चाहिए। तो चलिए इसी के साथ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर ये माइक्रो बिजनेस का आइडिया आता कहाँ से है। तो इसके लिए ना सबसे पहले है मार्केट में इनएफिशिएंसी। जी हाँ, जब कोई सर्टेन प्रोडक्ट अपनी एफिशिएंसी को लूज करता है तो उसकी जगह कोई नया प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट के लिए आ जाता है। तो फिर वो नया प्रोडक्ट आप क्यों नहीं बन सकते? सोचिए इस बारे में। दूसरा है न्यू टेक्नोलॉजी। स्मार्टफोन जब नए नए आए थे तो पूरी मार्केट ही चेंज हो गई थी। ऐप डेवलपर्स जैसी कई सारी नई नौकरियां भी निकली, तो मार्केट में उन लोगों की बड़ी डिमांड थी जिनके पास ये स्किल थी। दूसरी ओर न्यूज़पेपर का आइडिया भी काफी ब्लूम हुआ, क्योंकि हर चीज इलेक्ट्रॉनिक हो जाए ये बात कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही थी। और आगे है अ स्लाइड प्रोजेक्ट, यानी कि नंबर 3 पर खुद को एक माइक्रो बिजनेस तक लिमिट ना रखे। इनफैक्ट जब आप देखेंगे कि आपका बिजनेस बढ़िया चल रहा है तो आप इनकम बढ़ाने के लिए दूसरे साइड प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचेंगे। और आगे नंबर 4 पर है बट आई स्टिल वांट टू मेक मनी डूइंग व्हाट आई लव, व्हाट शुड आई डू। ये मुश्किल नहीं है, हार्ड नहीं है। इनफैक्ट उस काम को करने से कई ज्यादा इजी है जो आप नहीं करना चाहते। हालांकि ऐसा करने के लिए आपको अपना फेवरेट काम लोगों की नीड या जरूरत से कनेक्ट करना पड़ेगा। ऑथर का एक दोस्त था जो कि एक साइड बिजनेस चलाता था, और ये काम कुछ ऐसा था जो कि उसे करना पसंद था। लेकिन उसकी स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहूंगी। अक्सर लोग जब फर्स्ट टाइम किसी एयरलाइन से ट्रैवल करते हैं तो एयरलाइंस वाले उन्हें फ्लायर माइल्स ऑफर करते हैं, जो कि बेसिकली एक सर्टेन अमाउंट ऑफ माइल्स होता है जो आप तब अर्न कर सकते हैं जब आप सेम उसी एयरलाइन से दोबारा ट्रैवल करते हैं। और कुछ फ्लाइट्स के बाद ही आपके इतने माइल्स बन जाते हैं कि आपको फिर से एक फ्लाइट फ्री मिल जाती है। अब चलो अपनी स्टोरी पे वापस चलते हैं। गैरी ने ये फ्लायर माइल्स अपने बेनिफिट में यूज किए। कई बार लोग ये माइल्स अर्न कर लेते हैं, लेकिन उनके पास ये जानने का टाइम नहीं होता कि इन माइल्स को यूज कैसे किया जाए। उन्हें लर्न करने या इसमें क्या हार्डशिप आएगी, ये सब चीजें सॉर्ट आउट करने का टाइम ही नहीं होता। इसीलिए गैरी ने अपना साइड बिजनेस खोला, जहां वो अपने कस्टमर्स को उनके फ्लायर माइल्स को ऑर्गेनाइज करके उन्हें ट्रिप बना करके देता है, और हर ट्रिप के लिए वो $250 चार्ज करता है। अब आप पूछेंगे कि कोई भी उस काम के $250 क्यों देगा जो वो खुद फ्री में कर सकता है? तो इसका जवाब है कि $250 कुछ भी नहीं है। $5000 के कंपेयर में जो लोगों को बिना फ्लायर माइल्स यूज किए किसी ट्रिप के लिए खर्च करने पड़ते हैं, और गैरी लोगों को बेस्ट ऑर्गेनाइज ट्रिप बना करके देता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो लोग उसे क्यों पे करते? तो यहाँ हम देख सकते हैं कि गैरी ने एक ऐसा बिजनेस ओपन किया जो उसके पैशन से इनडायरेक्टली रिलेटेड है। एक कंसल्टेंट जो कि असल में उसका पैशन नहीं है, तो इस तरीके से उसने अपने फेवरेट काम को लोगों की जरूरत से जोड़ा, और उसका फेवरेट काम था लोगों को उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताना। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कुछ ऐसा कीजिए कि आपकी जॉब आपकी लाइफ के अराउंड रिवॉल्व करे, ना कि आपकी लाइफ आपकी जॉब के। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए चलिए केस स्टडी करते हैं, और इस केस स्टडी का नाम रखते हैं द एक्सीडेंटल वर्ल्ड वाइड फोटोग्राफर काइली हेब, जो कि वाकई में एक एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर है। उसका एक साइड प्रोजेक्ट है जिसमें कि वो किताबें लिखती है। उसके हस्बैंड सेबा को रिसेंटली अपनी कंपनी के बजट कट की वजह से जॉब छोड़नी पड़ी, और उसी दिन
जब वो जॉगिंग कर रही थी तो गलती से एक पिकअप ट्रक ने उसे हिट किया। हालांकि उसकी इंजरीज लाइफ थ्रेटनिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे काफी सारी चोटें आई, जिसकी वजह से वो अब लिख नहीं पा रही थी और इस तरीके से उसका साइड बिजनेस मंदा पड़ गया। ये पूरा वीक उन दोनों के लिए काफी बुरा गुजरा, तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक हनीमून ट्रिप लिया जाए, जो कि उन्होंने आज तक नहीं लिया था, जबकि उनकी शादी को ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके थे। तो दोनों ने प्लान बनाया कि हनीमून के लिए यूरोप जाया जाए। काइली, जो कि वेडिंग फोटोग्राफी में अपना लक ट्राई कर रही थी, उसने ट्रैवलिंग से पहले अपनी वेबसाइट को अपडेट करके अनाउंस किया कि वो न्यू बुकिंग्स को एक्सेप्ट कर रही है। जैसे ही उसने अपनी वेबसाइट में ये लिखा, उसी टाइम उसे एक रिक्वेस्ट आई। इस बात से काइली का कॉन्फिडेंस बढ़ा और अपनी ट्रिप से वापस आते ही उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो अपने फोटोग्राफी करियर को अब फुल टाइम जॉब बनाएंगे, और ऐसा वो तब तक करेंगे जब तक कि बुकिंग्स आती रहे। और ये उनका लक ही था कि बुकिंग लगातार आती रही और उनका बिजनेस चल पड़ा। उनका ये काम इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ कि अब वो पर ईयर $90,000 का बिजनेस कर रहे थे। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? हमने सीखा कि हर चीज एंड में उन 3 लेसन से रिलेट करती है जो हमने प्रीवियसली लर्न किए। कन्वर्जेंस, दूसरा है स्किल और तीसरा है मैजिक फॉर्मूला। इसी के साथ आगे जानते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड के बारे में, जो है कस्टमर्स। अब ये कस्टमर्स होते कौन हैं और उन्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए? तो ओल्ड स्कूल डेमोग्राफिक्स भूल जाइए, जो लोगों को उनके एज, सेक्स, इनकम वगैरह के बेस पर क्लासिफाइड करती थी। बात तो ये है कि आपको हमेशा किसी स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप की जरूरत नहीं है। क्यों ना एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जो सिंपली सबको सूट करे, एक डाइवर्स प्रोडक्ट बनाए और अपने ऑप्शन को लिमिट ना रखे। जी हाँ, अब आप पूछेंगे कि कस्टमर्स हमेशा राइट होते हैं, है ना? नहीं, कस्टमर्स हमेशा राइट नहीं होते हैं, कभी कभी वो गलत भी होते हैं। डैन ने अपनी नई वेबसाइट खोली जहाँ डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स थे। उसने अपनी वेबसाइट के लिए एक बड़ा लॉन्च रखा जिसमें उसके 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बिके और बहुत सारे कस्टमर्स ने उन्हें गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए मैसेज किए। और शाम होते होते उन्हें एक कस्टमर का मैसेज आया जिसे रिफंड चाहिए था, जिस पर डैन का जवाब था कि ऑफ कोर्स वो उन्हें रिफंड इश्यू करेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? डैन रिफंड का रीजन जानना चाहता था, जिस पर उस कस्टमर ने जवाब दिया कि पहले मुझे कॉल करो, फिर मैं तुम्हें एडवांस दूंगा कि मेरे जैसे कस्टमर को कैसे लूज किया जाता है। डैन ने अपने बाकी कस्टमर्स के थैंक यू मैसेज चेक किए और डिसाइड किया कि वो उस कस्टमर को बोलेगा कि सॉरी, वो कॉल नहीं कर सकता। डैन ने उसे रिफंड इशू कर दिया और डिसाइड किया कि वो अपने कोर वर्क पर फोकस करेगा। बेशक उसे उस कस्टमर की गुड एडवाइस नहीं मिली, लेकिन उसे पता चल चुका था कि अगर कोई एक कस्टमर खुश नहीं है तो उसे रिफंड कर दो, क्योंकि कस्टमर का ओपिनियन हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 7 स्टेप्स टू इंस्टेंटली टेस्ट द मार्केट। जी हाँ, सबसे पहले तो आप उन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के तरीके ढूंढ लीजिए जो आपके बिजनेस में आएंगे, लेकिन इतना काफी नहीं होगा। इसके लिए आपको बहुत से लोग भी चाहिए जो इस चीज का ध्यान रखेंगे। याद है फर्स्ट लेसन क्या था? जी हाँ, सही कहा आपने, कन्वर्जेंस। दूसरा है कि वो मार्केट इतनी बड़ी तो जरूर होनी चाहिए कि आप वहां पर अपना बिजनेस कर सके। और तीसरा पॉइंट ये है कि ये जरूर शेयर कर ले कि जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं रियल है या नहीं, या फिर लोग जानते भी है या नहीं कि उन्हें सच में वो प्रॉब्लम है। किसी को ये कन्विंस कराना कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन ऑफर करना, दोनों ही बहुत मुश्किल होता है, खास करके तब जब लोगों को उनकी प्रॉब्लम का पता ही ना हो। तो इस बारे में जरूर सोचना होगा। आगे चौथा पॉइंट है कि लोग हमेशा या तो किसी तकलीफ में बेटर फील करने के लिए या फिर अपनी डिजायर पूरी करने के लिए चीजें खरीदते हैं। तो इसीलिए आप अपने बिजनेस को एक ऐसा तरीका बनाएं जो जरूरत के हिसाब से लोगों की मदद कर सके। पांचवा पॉइंट है सोल्यूशन। हमेशा सोल्यूशन के बारे में सोचे और जो भी सोल्यूशन आप निकाले वो बेस्ट होना चाहिए। छठा पॉइंट है कि लोगों के ओपिनियन जरूर सुने, लेकिन ध्यान रहे कि वो आपके पोटेंशियल टारगेट ग्रुप में से हो, वरना जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी उसका कोई यूज नहीं होगा आपके लिए। और आखिरी और सातवां पॉइंट है, जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसके लिए टेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट करें। लोगों को ये टेस्ट प्रोडक्ट दे करके उनका फीडबैक मांगे। तो चलिए अब एक स्टोरी सुनते हैं स्टार्टिंग क्विकली के बारे में। जब तक आपके माइंड में पिछले 7 स्टेप्स है तब तक आपको किसी भी प्लान की जरूरत नहीं है। तो आइए जानते हैं। जैन और ओमर दोनों फ्रीलांसर थे जो फ्रीलांस डिजाइनिंग करते थे। उन्हें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिलते थे जिससे उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट होता था, लेकिन फिर उनका इंटरेस्ट इससे कम होता गया। दोनों हैरान थे कि क्या कोई और भी करियर ऑप्शन उनके लिए हो सकता था। अब ये कोई अच्छा साइन नहीं था।
उन्हें इस काम में 1 साल से ज्यादा हो चुका था और इतनी जल्दी बोर हो जाना नॉर्मल बात नहीं थी। तो एक दिन उन्होंने अपनी फेवरेट कंट्री का मैप डिजाइन किया, एक ऐसी कंट्री जहां वो दोनों हमेशा जाना चाहते थे। उस मैप का डिजाइन फिनिश करने के बाद अब वो उसे प्रिंट कराना चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसे प्रिंट कराने में उनके $500 खर्च होते, क्योंकि प्रिंटिंग ऑफिस 500 कॉपीज से कम प्रिंट नहीं करते थे। तो उन्होंने 500 कॉपीज को प्रिंट करवा लिया और अपना मैप ले लिया, लेकिन बाकी के 498 मैप्स का वो क्या करेंगे उन्हें समझ ही नहीं आया। इनमें से कुछ तो उन्होंने दे दिए और फिर 494 मैप्स बचे। अब इन बचे हुए मैप्स को उन्होंने अपनी बनाई हुई एक 1 पेज वेबसाइट में डाला और सोने चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग उन्हें अपना पहला कस्टमर मिला और उसके बाद कस्टमर्स आते चले गए। तो इस तरीके से उन्होंने बिना किसी प्लानिंग के एक बिजनेस को शुरू किया और उतनी जल्दी ही स्टार्ट किया कि जितना जल्दी होना चाहिए। इसी के साथ बिजनेस शुरू करने से मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है लॉन्चिंग। अपने बिजनेस को कैसे लॉन्च करें। एक बढ़िया लॉन्च किसी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं है। इसके बारे में बहुत पहले से ही चर्चा होने लगती है। इसके मार्केट में आने से 1 या 2 साल पहले ही लोगों को पता चल जाता है। आप इंटरेस्टिंग ट्रेलर्स देखते जाते हैं और जब मूवी फाइनली आउट होती है तो लाइन में लग जाते हैं इसे देखने के लिए। तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए आपका बिजनेस लॉन्च भी। लॉन्चिंग से पहले पब्लिक के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें, उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में हिंट दे। इससे आपका प्रोडक्ट उनके माइंड में रहेगा और लॉन्च होते ही हिट हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि उधारी का क्या किया जाए। तो यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि किसी भी गुड बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको उधार लेना पड़ेगा, लेकिन सच तो ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपकी चॉइस है, आप उधार ले या नहीं। आपको बहुत से लोग भी मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सेविंग बचा करके भी रखी और अच्छा बिजनेस भी चलाया। और हम यहाँ एक पॉपुलर मिसकंसेप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बता दें कि अपनी हॉबी को अपना बिजनेस बनाने में कोई बुराई नहीं है। हालांकि ये याद रहे कि आपका मेन गोल पैसा कमाना होना चाहिए, ना कि मजे करना। और इसी के साथ पैसा कमाने के लिए आपको इन 3 प्रिंसिपल्स पर फोकस करना चाहिए। पहला है बेस योर प्राइसेस ऑन बेनिफिट्स नॉट कॉस्ट। जी हाँ, जब आप प्रोडक्ट्स के लिए प्राइसेस को सेट करते हैं तो ये ध्यान रहे कि ये लोगों को मिलने वाले एक्चुअल बेनिफिट पर बेस्ड हो, ना कि इसकी कॉस्ट पर और ना ही उस प्रोडक्ट को बनने में लगने वाले टाइम पर। बस बेनिफिट्स का ध्यान आपको यहाँ पर रखना होगा। दूसरा है ऑफर अ लिमिटेड रेंज ऑफ प्राइसेस। आप अपने कस्टमर्स को हमेशा ऑप्शन दे कि वो डिफरेंट प्राइस रेंज में से चूज कर सके, लेकिन ये भी ध्यान रखे कि ऑप्शन लिमिटेड हो। अब एप्पल को ही देख लीजिए, जब भी उनका कोई नया प्रोडक्ट निकलता है तो उसमें कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे एंट्री लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और परफेक्ट लेवल। लेकिन इन तीनों लेवल के प्रोडक्ट्स के प्राइस में मामूली डिफरेंस होता है, जिससे लोग ज्यादातर लास्ट लेवल वाला परफेक्ट प्रोडक्ट ही खरीदते हैं, क्योंकि इसमें कोई तुक नहीं बनता कि आप $1000 खर्च करके भी एंट्री लेवल की कोई चीज ले रहे हैं, जबकि $300 ज्यादा खर्च करने में आपको इसका परफेक्ट वर्जन मिल रहा हो। आगे थर्ड है गेट पेड मोर देन वंस। मतलब ये कि आपका पे बैक एक ही बार क्यों आए। आप चाहे तो पर मंथ 1 से ज्यादा बार पे बैक पा सकते हैं, बस कंटिन्यू बने रहे। जैसे अब नेटफ्लिक्स को ही ले लीजिए, आप उनके स्ट्रीमिंग सर्विस देखने के लिए मंथली पे करते हैं। उनका पे डे हमेशा होता है, हर रोज, हर महीने और हर साल। साथ आगे एक और इम्पोर्टेंट टर्म है फ्रेंचाइजिंग वर्सेस पार्टनरशिप। बहुत सुना होगा, तो मैं आपको फ्रेंचाइजिंग के बारे में बताती हूँ। सिंपली कहे तो एक बड़ी कंपनी एक बड़े से अमाउंट के बदले आपको अपना नाम बेचती है, फिर सारा कंट्रोल उनके हाथ में रहता है। आप कहाँ पर स्टोर खोलेंगे, किसको हायर करेंगे, और यहाँ तक कि वो आपको ये भी बताएंगे कि आपको खुद के बिजनेस में आपको क्या पहन करके काम पर आना है। ये उस कंपनी की तो सक्सेस मानी जाएगी जिसकी फ्रेंचाइजी आपने ली है, लेकिन क्या ये आपकी भी उतनी ही सक्सेस है? आप यहाँ सक्सेसफुल नहीं है भाई। आपने तो सिंपली अपने लिए एक रेडीमेड जॉब खरीद ली है। तो फिर एक यूजलेस फ्रेंचाइजी से अच्छा है कि कोई पार्टनरशिप की जाए। लेकिन हाँ, आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना होगा कि आपका पार्टनर सोच समझ करके चूज करे। ये श्योर कर ले कि आपको इस पार्टनरशिप से क्या एक्सपेक्टेशन है, वरना इसके एडवांटेज कम, डिसएडवांटेज ज्यादा होंगे। एज ए रूल ऑफ थंब किसी भी पार्टनरशिप को 1+1+3 का रूल फॉलो करना चाहिए। मतलब ये कि दोनों पार्टनर जितना अकेले खुद प्रॉफिट कमाते हैं, साथ मिलकर के उनको एटलीस्ट 33% ज्यादा तो कमाना ही चाहिए। और इसी के साथ अब आगे जानते हैं एडवाइस। तो आपको कहना होगा नो थैंक्स। मतलब ये कि अनवांटेड एडवाइस और अननीडेड परमिशन का ध्यान रखिए। जब हमारे ऑथर ने खुद का बिजनेस शुरू किया तो कई सारे लोगों ने उन्हें एडवाइस दी कि ये करो, वो मत करो, वगैरह वगैरह। ऑथर ने सबकी बात सुनी,
अप्रिशिएट भी किया, मगर किया वही जो बस गहरी सांसें लेकर शांत होने की जरूरत है। आप एक यूनिक इंसान हैं और आप कुछ ना कुछ ऐसा जरूर क्रिएट कर सकते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। एक बार जब आपने अपनी हाई सेंसिटिविटी को समझकर गले लगा लिया, तब जाकर आपको अपने अंदर कई छुपे हुए खजाने मिलेंगे। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन दुनिया को आपकी जरूरत है। दुनिया को ज्यादा हमदर्दी, क्रिएटिविटी और इंट्यूशन की जरूरत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस प्रोफेशन में हैं, आप बिल्कुल टॉप पर पहुंचकर सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन तक है। तो सबसे पहले तो आज इस बात को स्वीकार कीजिए अभी के अभी कि आप बहुत ही अमेजिंग है, सीरियसली, एंड वी लव यू, राइट। तो इसी के साथ ये समरी यहीं पर खत्म होती है। लेकिन आई नो आपके जो भी हर्डल्स थे, जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स थी, अब आप उनसे डील करेंगे और आगे बढ़ेंगे अपनी इस जर्नी में। और कैसी लगी आपको ये समरी? कौन सी बात अच्छी लगी? क्या अपने आसपास आपने ऐसे लोगों को देखा है या आप खुद उनमें से एक है? कौन सी बात से आप बहुत ज्यादा रिलेट कर पाए, और अगर कर पाए तो निकलने का रास्ता आपको कौन सा अच्छा लगा, कहाँ से शुरुआत करने वाले हैं, ये सब आप शेयर कर सकते। इसी के साथ आगे किस समरी के बारे में जानना चाहते हैं वो भी बता दीजिए, और अपना ढेर सारा प्यार हमें, और साथ ही कोई आइडिया है, सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। ग्रेट आइडिया। तो बस रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, और साथ ही साथ अपने आसपास वाले हाईली सेंसिटिव लोगों का ध्यान भी हमें रखना है, और हमेशा खुश रहना है, मुस्कुराते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। जय हिंद। तो फाइनली अगर आप इस समरी के एंड तक पहुंच गए हैं तो कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो। बहुत ही कम लोग होते हैं जो नॉलेज के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वरना आप कहीं और भी तो टाइम वेस्ट कर सकते थे। एनीवेज, हमने ये मैसेज इसे